हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मूल विधि का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। ये जो आपकी सीरीज है, 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है मूल विधि की। तो ये उसका पार्ट 6 होगा। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 77 के अंतर्गत वारंट निष्पादित किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है भारत में किसी भी स्थान पर। चौथा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा सर। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 सभी पर लागू होती है, चाहे वह किसी धर्म का अनुयायी हो। किस वाद ने यह कहा? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहनामा बानो या शाहनामा बानो बेगम, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। विधि विरुद्ध जमाओं को तितर बितर करने का समादेश कौन दे सकता है? जल्दी बताइए। विधि विरुद्ध जमाओं को तितर बितर करने का समादेश कौन दे सकता है? तो आपका सही आंसर होगा कार्यपालिक मजिस्ट्रेट या थानेदार कोई भी, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। ए और सी बिल्कुल सही है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दी जा सकती है। तो ये रिपोर्ट केवल संज्ञेय अपराध के संबंध में दी जा सकती है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाद प्रथम सूचना रिपोर्ट पर एक दिग्दर्शक वाद है? तो आपका सही आंसर होगा ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राजवाद, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत बलात्कार की पीड़िता द्वारा बलात्कार की सूचना देने पर कौन लेखबद्ध करेगा? तो कौन करेगा? सही आंसर हो जाएगा महिला पुलिस अधिकारी या कोई महिला अधिकारी, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया जा सकता है। तो अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया जा सकता है उच्च न्यायालय के समक्ष या सत्र न्यायालय के समक्ष, दोनों में के समक्ष किया जा सकता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। मैं डेली बेसिस पे सुबह 11 बजे अनअकैडमी पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास ले रहा हूँ, स्पेशल क्लास। ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, कोई पैसा नहीं देना है। इस क्लास का लिंक, आगामी क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। उस लिंक से आप इस क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। रोज सुबह 11 बजे क्लास जो है वो लाइव हो जाती है। वहां पर आपको पीडीएफ जो भी आपका होती है सब फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। अगर आप पहली बार अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर रहे हैं तो क्लास को आपको अनलॉक करना पड़ेगा। अनलॉक कोड है अपने ही चैनल का नाम इंडियन स्टडी, ठीक है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी या यूपी पीएससी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन परचेस करने के लिए सोच रहे हैं तो आपके लिए बहुत खुशखबरी है, क्योंकि हर संडे को आपके लिए दोपहर 1 बजे टेस्ट चलाया जाता है। ये जो आपका टेस्ट होता है आपके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट है, क्योंकि अगर आप इसमें फर्स्ट पोजीशन लेकर के आते हैं तो आपको 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा प्राइस के रूप में। और अगर आपकी रैंक सेकंड से 10 के बीच में आती है तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी प्राप्त होगा सब्सक्रिप्शन को परचेस करने के लिए, ठीक है। सुबह दोपहर के 1 बजे ये आपका टेस्ट होगा, जिसमें 1 बजे आपका शाम के 7 बजे आपका एनालिसिस किया जाएगा। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन के परचेस करने की सोच रहे हो तो आपको अलग अलग फीचर मिल जाएंगे, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे। वीकली मॉक टेस्ट, फ्री टेस्ट सीरीज हो गई, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन मिलेगा, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं इसमें आपके, कई कई आपको बहुत सारे यहाँ पर आपको टॉप एजुकेटर भी मिलेंगे, बेस्ट बैचेज भी आपको मिल जाएंगे। जो भी आप सोच रहे होंगे, यूपीएसआई का बैच, यूपी ट्रिपल एस सी बैच, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी बैच, लेखपाल बैच, सभी बैच आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ। तो वहां पर रेफरल कोड की जगह अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा तो इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित है। तो ये रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो ये रिपोर्ट किसी से संबंधित नहीं है, ना संज्ञेय अपराध से, ना केवल संज्ञेय अपराध से, या संज्ञेय अपराध से, किसी से भी नहीं। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C/2 गा में निम्नलिखित में से क्या परिभाषित है? क्या परिभाषित है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रासंगिक अपराध, तीसरा ऑप्शन करेक्ट।
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2H/2 जा में निम्नलिखित में से क्या परिभाषित है? तो क्या परिभाषित है? अन्वेषण, पहला ऑप्शन करेक्ट। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन को प्रावधानित किया गया है? जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 36। तो सही आंसर हो जाएगा धारा 198, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में यह प्रावधानित किया गया है कि पुलिस अधिकारी से अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन यदि लेखबद्ध किया जाता है तो कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा? किस धारा के तहत? तो आपका सही आंसर हो जाएगा धारा 162 के तहत, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? क्वेश्चन नंबर 38 में आपको बताना है। एक ऑप्शन तो आपके सामने ये दिख ही रहा होगा, बाकी की ये दो ऑप्शंस आपके ये रहे। देखो, पहला ऑप्शन पढ़ करके बता रहा हूँ कि संज्ञेय अपराध में ऐसा अपराध अभिप्रेरित है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, बिल्कुल सही है, पहला तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा देखो, उच्च न्यायालय में अभिप्रेरित है कि किस राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय, बिल्कुल ठीक है, ये आपके दोनों ही ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा सर। अपराधी द्वारा कारित अपराध प्रासंगिक है अथवा अप्रासंगिक जमानती है अथवा गैर जमानती है, इसका निर्धारण निम्नलिखित में से कौन करेगा? तो इसका निर्धारण जो है ये दंड प्रक्रिया संहिता करता है, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में आर्म्स फोर्सेस, जिसको हम सशस्त्र बल के नाम से जानते हैं, के सदस्यों को गिरफ्तारी से संरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा धारा 45 के तहत, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 155 वन घा के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन अपने माता पिता के भरण पोषण के लिए जिम्मेदार है यदि माता पिता स्वयं अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है? क्वेश्चन नंबर 41। तो सही आंसर हो जाएगा पुत्र एवं पुत्री दोनों, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। एक फरार अपराधी वह अपराधी होता है जो, तो देखो, एक फरार अपराधी वह अपराधी होता है जिसके विरुद्ध धारा 82 सीआरपीसी के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जा चुकी हो, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। लोक अभियोजन निम्नलिखित में से किसके अधीन कार्य करता है? जल्दी बताइए, लोक अभियोजक निम्नलिखित में से किसके अधीन कार्य करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जिला मजिस्ट्रेट, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वीडियो के लाइक का टारगेट रखता हूं सर 500 लाइक, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो 500 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा। जमानती अपराध में यदि अभियुक्त द्वारा जमानत पेश की जाती है तो अगर अभियुक्त के द्वारा जमानत पेश की जाती है तो थाना प्रभारी उसे जमानत पर मुक्त कर देगा, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि बंदी को न्यायालय ले जाने व प्रस्तुत करने के लिए हथकड़ी लगाने हेतु किसकी पूर्व अनुमति लिया जाना आवश्यक है? तो न्यायालय की पूर्व अनुमति लिया जाना आवश्यक है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। संक्षिप्त विचारण, जिसको हम समरी ट्रायल कहते हैं, में कितनी अवधि के लिए अधिकतम कारावास की सजा दी जा सकती है? तो कितनी अवधि के लिए? 3 माह से अधिक की नहीं, तीसरा पहला ही ऑप्शन करेक्ट। जीडी अथवा सीडी के प्रत्येक पृष्ठ पर किसके कार्यालय की मोहर लगी होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पुलिस अधीक्षक, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। दंड प्रक्रिया की किस धारा में संज्ञेय अपराधों को किए जाने से रोकने के लिए गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस को प्रदत्त है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा धारा 151, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिसको हम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहते हैं, कारावास के दंड की सजा दे सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा 7 वर्ष से अधिक नहीं, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन से आपका कि अपराध अन्वेषण में डीएनए टेस्ट का क्या सिद्ध करता है? क्वेश्चन नंबर 50, डीएनए टेस्ट क्या सिद्ध करता है? ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। तो डीएनए टेस्ट जो है ये जैविक साक्ष्यों से अपराधी की पहचान जो है वो सिद्ध करता है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन से आपका कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि पसीना जैविक साक्ष्य के रूप में किस जांच में स्वीकार किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों, ये थे आपके 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मूल विधि के, जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट किए। पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।